जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और वीक प्रैक्टिसेस क्या हैं, आज इस वीडियो का फोकस यही है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि रूटीनली जो आप क्यूसी में काम कर रहे होते हैं उनमें कौन से ऐसे वीक पॉइंट है और कौन से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसमें से सिलेक्टेड पॉइंट में आप डिस्कस करूंगा आज की वीडियो का फोकस है। वीडियो एंड तक देख लीजिए, आपको ही फायदा है। आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिलेगा कि हम क्यूसी में जो काम कर रहे हैं वो किस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री का जो सिस्टम होता है, कल्चर्स होता है, इनके पीछे जो बेस्ट कर रहा होता है वो सिस्टम होता है, वो डिफरेंट होता है। तो बेस्ट क्राइटेरिया क्या है, बेस्ट सिस्टम क्या है, वो आज की वीडियो का फोकस है। वीडियो एंड तक देखिए। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अच्छा फ्रेंड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो क्यूसी के अंदर जो प्रैक्टिसेस है, जो पहला पॉइंट है प्रैक्टिस का, वो है सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट फॉर एचपीएलसी एनालिसिस, जिसको हम एसएसटी की रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें कि बेस पे आप सिस्टम को अलाउ करते हैं कि आपका सिस्टम ओके है या नहीं। और इस एसएसटी की जो रिपोर्ट है, सिस्टम सूटेबिलिटी की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर आपका आरएसडी होता है जो मेन है, आपका टेलिंग फैक्टर होता है, आपका रेजोल्यूशन होता है, आपका आरटी सब कुछ शो हो रहा होता है। ये इसकी बेस पे आपका सिस्टम गो हेड आपको देता है कि आप आगे एनालिसिस कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड के केस में आप जज कर रहे होते हैं सिस्टम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके बाद सिलेक्ट करके आप आगे जाते हैं। इसमें होता क्या है कि लोग जो टेलिंग फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आरएसडी जो है सबसे मेन है, जो 2% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा। टेलिंग फैक्टर भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशो भी आ रहा होता है, जो प्लैंक के केस में होता है और सैंपल के केस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये जो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट, ये पूरी आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं, सही है। लेकिन जो बेस्ट क्राइटेरिया, ये रिक्वायरमेंट ये है, मैंडेटरी चीज़ ये है कि ये सिस्टम ये कहता है कि आपकी जो ये रिपोर्ट है थ्रू एचपीएलसी सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। ये क्राइटेरिया बेस्ट है, क्योंकि ये जो सेट रिपोर्ट होती है, ये थ्रू सर्विस इंजीनियर आपको सेट करके देता है। और जिससे आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, जिनसे आप इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आप सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट आपको सेट करके दें। जो उसके अंदर कॉलम्स आ रहे हैं, जो उसके अंदर फील्ड्स आ रही हैं, उनमें फिलअप करना, वो आपको सेट करके दे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। लेकिन वीक प्रैक्टिस क्या है कि लोग इसको एक्सेल पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो एक्सेल पे निकालना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो एरिया आपने चलाया, वहाँ से एरिया 5 स्टैंडर्ड का आप कैलकुलेट करके एक्सेल के ऊपर एक मैनुअली रिपोर्ट बनाते हैं। वहाँ पे एरिया डाला, आरएसडी निकाल ली, वहाँ पे टेलिंग फैक्टर मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूले के थे, जो डिफरेंट ब्रिटिश फार्मो को भी मैं वो दिया हुआ है, उससे आप कैलकुलेट करके और सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं। रेजोल्यूशन भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, जो सिस्टम है, अगर उसमें सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट आप सही तरीके से सेट नहीं करते तो आपको टेलिंग फैक्टर कैलकुलेट करके नहीं देगा। वो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट देगा, लेकिन आपको आरएसडी कैलकुलेट करके नहीं देगा। ये सारी सेटिंग्स होती हैं सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए सिस्टम बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस को ये कहती है, इसके पीछे डेफिनेटली गाइडलाइंस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, सीजीएमपीए, जीएमपीए, जीएलपीए, कि आप जो रिपोर्ट ये थ्रू सिस्टम निकालेंगे, थ्रू सॉफ्टवेयर निकालेंगे जो एक्सेप्टेबल है। मैनुअल रिपोर्ट जो है एक्सेल की, सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट जो आप एक्सेल पे बनाते हैं खुद से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बेस्ट क्राइटेरिया नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस वीक है। तो और जो लोग थ्रू सिस्टम निकाल रहे हैं, सॉफ्टवेयर निकाल रहे हैं, अब उस पर आप मैनुअली निकालें या ऑटो निकालें, उस पर क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन आनी सिस्टम के थ्रू चाहिए, तो आप बेस्ट प्रैक्टिस पे काम करें। आपकी प्रैक्टिस जो क्यूसी की है, एचपीएलसी को हैंडल की है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपने जज करना है कि आप क्यूसी के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं कोई एक फैक्टर भी आप मैनुअली कैलकुलेट तो नहीं करते, अगर करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस वीक है, जिसको आपने ठीक करना है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो 6I प्रिंसिपल। इसमें मेरी बहुत सारी वीडियो भी अवेलेबल है। लोग अवेयरनेस पे चाहते हैं कि 6I प्रिंसिपल है क्या। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ये रिलेट कर रहा है आपकी डॉक्यूमेंटेशन से। क्यूसी के अंदर सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, बहुत सारे ऑपरेशन है, तो उनमें डॉक्यूमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा मेगा रोल अदा करती है, क्योंकि ऑडिट में ऑडिटर जो है आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है और उसके बाद दूसरी चीज़ें चेक कर रहा होता है। फिजिकली जाएगा प्लांट पे, जो भी वटेवर, लेकिन डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप करते हैं क्या है रोज, क्योंकि हर वक्त ऑडिटर आपके सामने अवेलेबल नहीं है। तो बात यह है कि 6I प्रिंसिपल, ये 6I प्रिंसिपल क्या है कि लोग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता और लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। जहां एग्जिस्ट नहीं करता, अवेयरनेस नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिसेस बहुत वीक है। आप बेस्ट क्यूसी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे। अब 6I प्रिंसिपल है क्या, यानी आपकी कोई भी जो रूटीन की टेस्टिंग है, सही है, रूटीन की टेस्टिंग, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे नहीं भी होता। रूटीन की टेस्टिंग है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल को टेस्ट किया, जैसे कि आपने फिनिश प्रोडक्ट को टेस्टिंग की, कोई और ग्रेन्यूल्स आ रहा है, कोई कोर टेबलेट आ रहा है, कोई भी जो फिजिकल रिपोर्ट्स आप बनाते हैं, जो आपका टेक्निकल डेटा है, उसका जो रॉ डेटा होता है, जो आप रजिस्टर के अंदर एक डॉक्यूमेंट करते हैं,
उसके ऊपर 6i प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। इसी तरह आप जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड की, जिस पे मेरी पहले वाली वीडियो अवेलेबल है, उस पर बहुत सारे लोगों की क्यूरीज भी थी, उस पर मैं एक वीडियो और लाऊंगा। लोग कह रहे थे कि कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर क्या है। मेरी वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस के लिए मैं दोबारा वीडियो बना देता हूँ ताकि उनको आसानी हो जाए। जो 6i प्रिंसिपल है, आपका स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उस पर भी फॉलो होता है। लेकिन है क्या, यानी एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स या एनालिस्ट ने जो काम किया है उसको 2 और लोग चेक करेंगे। यानी एक बंदा काउंटर करेगा, जैसे मैंने काम किया है, मेरे काम को कोई सेकंड वन काउंटर करेगा तो 4i होगी, 2i मेरी, 2i उसकी, 4i होगी। और थर्ड वन जो आपका बॉस होता है उसको फाइनल सिग्नेचर करता है तो 6i हो गए। इन 3 लोग यानी कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट को रिलीज करने से पहले, अप्रूव करने से पहले उस पर 3 लोगों के सिग्नेचर मिनिमम होना क्राइटेरिया जो 6i प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये है 6i प्रिंसिपल। इस पे मेनली रूटीन में बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, रॉ डेटा जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं और कोई फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, उस पर कंपलसरी है, जो स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं उस पर कंपलसरी है कि आपने 6i प्रिंसिपल को फॉलो करवाना है। अगर मैंने कोई स्टैंडर्डाइजेशन की है या मैंने कोई रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरे क्यूसी के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए कि मैं 6i प्रिंसिपल को फॉलो करूँ। अगर मैंने टेस्ट किया तो कोई सबऑर्डिनेट सेकंड ऑर्डर जो मेरा पैरेलल कोई दूसरा भी हो जो इस चीज को जानता हो वो उसको काउंटर करेगा, चेक करेगा कि मैंने काम किया सही किया ही नहीं, वर्बली देखेगा, कैलकुलेशन को, डॉक्यूमेंट को, सारी चीजों को देख के वो अपने सिग्नेचर भी करेगा। थर्ड वन जो आपका बॉस होता है आपकी रिपोर्ट को चेक करके फाइनल रिलीज टेक जो होते हैं, सब कुछ होते हैं, उस पर सिग्नेचर कर रहा होता है। तो ये होते हैं 6i प्रिंसिपल। यानी 3 लोग किसी टेक्निकल डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाए टू रिलीज, टू अप्रूव तो उस डॉक्यूमेंट को, तो ये होता है 6i प्रिंसिपल को। यानी आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते, यानी एक एनालिस्ट ने चेक किया और दूसरे ने बॉस ने चेक करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये वो 6i प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। क्यूसी की बेस्ट प्रैक्टिस आपको यही कहती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन के केस में 6i प्रिंसिपल को फॉलो करें। अच्छा, नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो ये भी लोगों के यहाँ वीक है, एग्जिस्ट नहीं करती, वो है रॉ डेटा जिस रजिस्टर्स में आप लिखते हैं, जिस जगह में आप डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, उनका इशुएंस प्रोसीजर जो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। मिसाल के तौर में आसान लफ्जों में बहुत समझाता हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि रूटीन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता हो कि लेट सपोज आप किसी रॉ मटेरियल में काम करते हैं, डेटा लिखते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, उसके टेस्ट सारे लिखते हैं, वो रॉ मटेरियल का रजिस्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे तो और दूसरा रजिस्टर चाहिए, तो लोगों की प्रैक्टिस क्या है कि वो गए आपने जो स्टेशनरी का सेक्शन होता है वहां से एक रजिस्टर लिया और रजिस्टर के ऊपर नंबर 1 था, नंबर 2 वर्बली से लिखा और काम शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस होती है वीक, ये उनकी कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, वीक है। इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अगर आपको कोई रॉ का जो डेटा आप यूज करते हैं जिस पर रजिस्टर में आप लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उस पर एक कंट्रोल नंबर होना चाहिए। वो थ्रू रजिस्टर आता है जहां से आप इशुएंस कराते हैं, उस पर एक कंट्रोल नंबर का होना मस्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे किस प्रोसीजर से इशू हुआ, जो ट्रेसेबिलिटी में आपको आसानी करता है। दूसरा, रजिस्टर का हर पेज नंबर्ड होना चाहिए। लोगों के यहाँ ये प्रैक्टिस भी नहीं होती कि हर पेज के ऊपर नंबर नहीं लिखते। अगर वो 300 पेज का रजिस्टर है या 200 पेजेस का रजिस्टर है तो उस पर 200 या 300 मेंशन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 300 तक। अगर 300 का वो पेजेस का रजिस्टर है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। कोई रैप्चर, अगर उसमें कोई रैप्चर को पेपर फट गया है तो ये शो करेगा कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की गई, कोई मैनिपुलेशन की गई है, तो वो पकड़ लेगा। तो इसीलिए रजिस्टर को नंबर करना बहुत नेसेसरी है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और रिलायबल बनाता है, ऑर्डर इस चीज को चेक करता है। तो आपका ये सिस्टम, तीसरे सिस्टम की बात करो। दूसरा, इश्यूएंस का प्रोसीजर है। आपका रजिस्टर अगर खत्म हो गया है तो आपने कैसे इशू करना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये क्वालिटी एश्योरेंस के पास होती है। अगर आपके डिपार्टमेंट में क्यूसी क्यू अलग है या मर्ज भी काम करते हैं तो इसके लिए नॉमिनेटेड लोग होते हैं। अगर मर्ज है, वैसे तो इसका ये सिस्टम जो है, रजिस्टर जो इशूइंग का प्रोसीजर होता है ये क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से होता है। अगर मैं रॉ मटेरियल के रजिस्टर में काम कर रहा हूँ, मेरा रजिस्टर का डेटा खत्म हो गया, मुझे एक और रजिस्टर चाहिए, तो मैं जाऊंगा क्वालिटी एश्योरेंस के पास, उनसे कहूंगा कि ये मेरे रजिस्टर बेशक आपकी कस्टडी में हो, कोई इशू नहीं है, आपके पास अपनी स्टेशनरी है, कोई इशू नहीं है, उनके पास अपनी स्टेशनरी, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोसीजर एग्जिस्ट करना चाहिए कि इशुएंस कैसे करना है। तो इस रजिस्टर को इशुएंस कराने के लिए इसका आप कंट्रोल नंबर लेंगे और इसकी एंट्री करते हैं, जो एक रजिस्टर इशुएंस का मास्टर रजिस्टर होता है। आपके क्यूसी के अंदर एक मास्टर रजिस्टर लॉग होती है जिसके अंदर हर रजिस्टर का लॉग नंबर लिखा जाता है, रजिस्टर नंबर लिखा जाता है और उसका एक नंबर असाइन होता है थ्रू एक पर्टिकुलर पैटर्न। ये पैटर्न डिपेंड करता है आपकी कंपनी के अंदर आपने कैसे बनाया, ये हर कंपनी का इंटरनल हो सकता है। तो उस पैटर्न के थ्रू, यानी आपने दिसंबर में इशू किया है तो पता चलेगा कि रजिस्टर दिसंबर में इशू हुआ था,
इसकी एंट्री मास्टर रजिस्टर के अंदर है और इस रजिस्टर का लॉग नंबर ये है। इसके बाद वहाँ से एंट्री होती है, फिर वो रजिस्टर आपको दिया जाता है और आप वो लॉग नंबर उस रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं। ये है रजिस्टर इशूइंग का प्रोसीजर। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर ये भी नहीं एग्जिस्ट करता तो भी आप भी प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं। अगर आपका रजिस्टर कभी खत्म हो गया और आप गए और आपने नया रजिस्टर इशू कराया और काम शुरू कर दिया, इसका मतलब आपको सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर है? तो ये वो 3 सिस्टम मैंने आपको बताया। तो ये वो बड़े इंपॉर्टेंट 3 सिस्टम मैंने बताया, क्यूसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जो आपकी लेबोरेटरी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैसे तो बेतहाशा प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह मैं अगर सारी प्रैक्टिसेस लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं वन बाय वन दूसरी वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। तो आज ये फोकस था कि सिस्टम सूटेबिलिटी की जो एचपीएलसी की रिपोर्ट है वो आपने कैसे निकालनी है और उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। और दूसरा ये 6 आई प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं, यानी डीपी बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है, क्यूसी बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। तीसरा था कि जो न्यू रजिस्टर इशुएंस का जो प्रोसीजर होता है वो आपकी लेबोरेटरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और कैसे करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो आप अपने आपको जज करेंगे कि आप जो क्यूसी में रोज काम कर रहे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये तीनों प्रैक्टिसेस आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, तो आप जज करिए। तो वीडियो का एंड करता है, होप क्या यू गुड द नॉलेज। तो इस वीडियो से आपको फायदा होगा कि क्यूसी में अगर काम करना है तो किस तरीके से करते हैं। तो अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।